अक्सर हम सोचते हैं कि किसी देश की ताकत का मतलब क्या है। क्या सिर्फ एक बड़ी सेना या एक मजबूत अर्थव्यवस्था? शायद नहीं। असली ताकत तो इससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। ये दुनिया के मंच पर अपनी छाप छोड़ने, अपनी बात मनवाने और अपनी एक अलग पहचान बनाने के बारे में है। तो फिर एक ग्लोबल पावर बनने का सही मतलब क्या है? असल में इसका मतलब है कि कोई देश इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल तीनों ही मैदानों में अपनी एक अलग पहचान बनाए, अपनी आवाज पूरी दुनिया को सुना सके। तो आज हम यही देखने वाले हैं, वो तीन खास अरीनास कह सकते हैं जहां भारत अपनी भूमिका को एक नए सिरे से गढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला अरीना यानी पहला मंच है दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका, एशिया पैसिफिक। और यहां भारत इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को एक नई दिशा देने में लगा हुआ है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4.1 अरब लोग। सोचिए, दुनिया की लगभग 2/3 आबादी सिर्फ इसी यूएनएसकैप रीजन में रहती है। अब इतने बड़े स्केल पर कोई भी बदलाव लाना भाई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और उतना ही बड़ा मौका भी। और बस यहीं पर एंट्री होती है यूनाइटेड नेशंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, यूएन एस्केप, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए भारत इस पूरे रीजन की बड़ी बड़ी बहसों को आप कह सकते हैं कि लीड कर रहा है, चाहे वो गरीबी से लड़ने की बात हो या ट्रेड बढ़ाने की, हर मुद्दे पर। अच्छा, तो ये तो हुई रीजनल बात। अब जरा ग्लोबल लेवल पर आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जिसे हम आईओएम कहते हैं, उसके 1775 मेंबर कंट्रीज में से एक भारत भी है। और ये पार्टनरशिप दिखाती है कि भारत इंटरनेशनल माइग्रेशन जैसे कॉम्प्लेक्स ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को सुलझाने में भी अपनी जिम्मेदारी समझता है और उसे निभा रहा है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे अरीना पर, और ये है सॉफ्ट पावर का मंच, वो जगह जहां भारत की कल्चरल हेरिटेज को दुनिया भर में एक नई पहचान मिल रही है। 2025 में तो कमाल ही हो गया। यूनेस्को ने भारत की कल्चरल हेरिटेज को एक साथ कई बड़ी रिकॉग्निशंस दी हैं। और ये सिर्फ कुछ जगहों या त्योहारों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो भारत की डाइवर्सिटी का एक जीता जागता सबूत है। इसमें मिलिट्री हिस्ट्री है, लिविंग ट्रेडिशंस हैं, और तो और दुनिया को रास्ता दिखाने वाले ग्रंथ भी शामिल हैं। अब इनमें से मराठा किलों की कहानी तो भाई और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। जरा सोचिए, ये सह्याद्री पहाड़ों के लैंडस्केप के साथ मिलकर गुरिल्ला वॉरफेयर की एक जीती जागती मिसाल हैं। मतलब आर्किटेक्चर और मिलिट्री स्ट्रैटेजी का क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। ठीक इसी तरह जब यूनेस्को दिवाली को अ लिविंग ट्रेडिशन कहता है, तो इसका मतलब सिर्फ एक त्योहार का सम्मान करना नहीं है। नहीं, ये इस बात की रिकॉग्निशन है कि ये ट्रेडिशन आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है, जिसे हर साल उसी जोश के साथ मनाया जाता है। और अब हम पहुंचते हैं तीसरे और शायद सबसे क्रूशियल एरिना पर, प्रभाव की लड़ाई, द फाइट फॉर इन्फ्लुएंस। यहां हम देखेंगे कि मीडिया लीडरशिप और यूएन रिफॉर्म में भारत के एम्बिशंस क्या हैं। तो देखिए, AIBD यानी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की चेयरमैनशिप भारत को मिलना ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब इस पोजीशन पर रहते हुए भारत को सिर्फ अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा, बल्कि वो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में मीडिया का फ्यूचर कैसा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पूरी कॉन्वर्सेशन को लीड करने की पोजीशन में आ गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, कोई भी देश दुनिया की सबसे पावरफुल टेबल पर, मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट कैसे हासिल करता है? और यही सवाल हमें ले जाता है यूएनएससी रिफॉर्म के बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर। तो इस यूएनएससी रिफॉर्म की बड़ी बहस में मोटे तौर पर दो मेन ग्रुप्स हैं। एक तरफ हैं G4 देश, जिसमें ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान शामिल हैं। ये सब परमानेंट सीट के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और फिर इनका रास्ता रोकने के लिए खड़ा है कॉफी क्लब, जिसमें इटली, पाकिस्तान जैसे देश हैं जो G4 की दावेदारी का जोरदार विरोध करते हैं। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा पावर गेम है, सही मायनों में। और सुनिए, ये लड़ाई सिर्फ G4 और कॉफी क्लब के बीच की नहीं है। इस बहस में L69 जैसे ग्रुप्स भी हैं। ये अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के 32 डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज़ हैं। और इनका कहना बिल्कुल साफ है कि सिक्योरिटी काउंसिल को आज की दुनिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ना कि 75 साल पुरानी दुनिया को।
ठीक वैसे ही अफ्रीका के 10 देश मिलकर C10 ग्रुप के जरिए अपनी एक यूनिफाइड आवाज उठा रहे हैं। तो L69 और C10 जैसे ग्रुप्स की मौजूदगी ये बात एकदम साफ कर देती है कि UNSC में रिफॉर्म की मांग किसी एक देश की नहीं है, बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये बदलाव चाहता है। तो हमने ये तीनों अलग अलग अरीनाज देखे। अब सवाल ये उठता है कि इन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है, आगे क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये कि ये सब आइसोलेटेड विंस नहीं है। ये सब अलग अलग नहीं हो रहा है। ये एक सोची समझी मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसमें इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल तीनों ही फ्रंट्स पे इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश हो रही है। हर एक कदम एक बड़ी पिक्चर को पूरा करने की तरफ एक पीस है। तो भारत की प्रेजेंस हर अरीना में लगातार बढ़ रही है, ये तो साफ है। ऐसे में सवाल यह है कि वर्ल्ड स्टेज पर भारत का अगला बड़ा दांव क्या होगा। खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।